सो हम रिवीजन कर रहे हैं इंड AS 1 की। सबसे पहले इंड AS 1 अप्लाई होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। उसके बाद वो डील करता है इन 3 चीज़ों से: ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फंड जनरल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, सेकंड जनरल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, थर्ड करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल कंसिडरेशंस। तो उसके अंदर अभी पहले क्या है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर। मतलब कब पता लगेगा कि एंटिटी ने जो बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ट्रू और फेयर हैं? जब एंटिटी सारे एस का फॉलो कर रही है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है। और अगर जब ट्रू एंड फेयर है तो उन्हें कंप्लायंस स्टेटमेंट का देना होगा मैनेजमेंट को नोट्स के अंदर कि हमने सारे इंडिया से कंप्लाई किया है। ठीक है, चाहे उनका ऑडिटर माने ना माने, ऑडिटर नहीं मानता, ऑडिटर कहता है हमने नहीं फॉलो करे, यहाँ ये गैप है, पर अगर मैनेजमेंट मानती है कि उन्होंने फॉलो करें तो कंप्लाइंस स्टेटमेंट देंगे। और अगर मैनेजमेंट ने डिपार्ट किया है इंडिया से तो फिर उस समय उनको कंप्लाइंस स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें डिस्क्लोजर देने होंगे। ये बताना होगा कि डिपार्चर फ्रॉम इंडिया क्यों किया, उसका इफेक्ट क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या डन करा है। ओके, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एवेल्यूएट एंड रिपोर्ट गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न के ऊपर बोलता है ये इंड AS 1। क्या बोलता है कि मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उन्हें गोइंग कंसर्न को पता लगाना है कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट तो नहीं हुआ है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। उसके बाद उनके लिए दो चीज़ चेक करनी है। पहली, क्या उनका इंटेंट टू लिक्विडेट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या वो सीज करना चाहते हैं ऑपरेशन? नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थर्ड चीज़ उन्हें देखनी होगी अदर्स में। वो देखना होगा क्या प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की है? नहीं है। लिक्विडिटी कंपनी में इनफ है? नहीं है। सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी के पास है? नहीं है। अगर ये तीनों हैं उनके पास, पॉजिटिव हैं, तो फिर हमारे पास गोइंग कंसर्न है। पर अगर ये तीनों चीज़ें कुछ कंडीशंस के साथ हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल अजम्पशंस लगाई गई हैं, तो माना जा रहा है कि इन मटेरियल अजम्पशंस के बाद तो गोइंग कंसर्न होगा, तो भी हम गोइंग कंसर्न बोल सकते हैं। पर वो जो अजम्पशंस हैं उनको हमें नीड टू डिस्क्लोज वो अजम्पशन, मतलब बताना होगा अगर ये अजम्पशंस फेल हुए तो क्या होगा। ठीक है, और अगर नॉट गोइंग कंसर्न है फिर आपको लिक्विडिटी बेसिस पे बनाना होगा अपना अकाउंट्स को। ठीक है, और कब तक लिक्विडिटी चेक करनी है कि नेक्स्ट 12 मंथ में क्या इनकी ये इस फाइनेंस लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, अब अगला है और ठीक है, अगला है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी। कितना? जनरली 12 मंथ्स या फिर 52 वीक्स, इन दोनों में से एक चीज़ पे इतना एनुअली, इतना रेगुलरली बननी चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑफ सेटिंग के बारे में भी बोलता है इंड AS 1। ऑफ सेटिंग के बारे में क्या बोलता है? ऑफ सेटिंग कह सकते हैं हमारे सर्टेन लाइबिलिटी की। अगर सबसे पहला केस है कि हो सकता है कि किसी स्टैंडर्ड नहीं खुद कवर करता हो, कोई हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद कवर करता हो तो वो अपना देखेगा। ठीक है, दूसरा होता है अगर कोई हमने प्रोविजन के अगेंस्ट एसेट बनाए हैं, कुछ एसेट्स हैं जो प्रोविजन के अगेंस्ट बने हैं, तो उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, लाइक दैट। ठीक है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन। ओके, और फॉर अदर केसेस क्या है? अदर केसेस में चेक करना पड़ता है सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और नेचर ऑफ आइटम। अगर सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और नेचर ऑफ आइटम सेम है तो सेटअप हो सकता है। मतलब कि अगर रेंट पेड है और उस पर हमें वो मिला है, क्या कह सकते हैं, रिफंड ऑन रेंट पेड, तो हम उन्हें सेट ऑफ कर सकते हैं। पर रेंट पेड है और रेंट रिसीव्ड है, ये दोनों सेट ऑफ नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। अगला है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हमेशा देनी होती है 1 साल पुरानी। ठीक है, 1 साल की कंपैरेटिव हमें हमेशा देनी होती है। हम 1 साल से ज़्यादा भी दे सकते हैं कंपैरेटिव चाहे तो, और चाहे तो हम सिर्फ बैलेंस शीट या PL भी देकर देना चाहें 1 साल से ज़्यादा का तो दे सकते हैं, पर प्रोवाइडेड वो सारी इंड AS से कंप्लाइंस है। ठीक है, थर्ड है हमको एडिशनल बैलेंस शीट देनी पड़ती है, इसे हम थर्ड बैलेंस शीट भी बोलते हैं। वो कब देनी पड़ती है? वो 4 केस है हमारे ये, कि अगर हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं इंड AS का तो, सेकंड है हमारा कि रेट्रोस्पेक्टिव मटेरियल रीस्टेटमेंट करी है हमने आइटम की पास पीरियड में तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करी है तो रेट्रोस्पेक्टिव रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव हमने 3 काम किए। रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, रेट्रोस्पेक्टिव रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया है, रेट्रोस्पेक्टिव मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हमने वो किया है। और कब करनी है?
ये तीन चीज़ें नीचे रेट्रोस्पेक्टिव वाली, जब ये अफेक्ट करती हैं प्रायर पीरियड को भी, अगर वो उस पीरियड को अफेक्ट करती हैं जहाँ पर जज की थर्ड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर ये नहीं करती उस पीरियड को जिसमें थर्ड बैलेंस शीट बनानी है, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है। अगला है हमारा मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी के लिए हमको हमारा स्टैंडर्ड बोलता है 1% ऑफ रेवेन्यू, 1% ऑफ रेवेन्यू एंड 10 लाख रुपीज विच एवर इज हायर इज अ मटेरियल अमाउंट। उसके बाद वो बोलता है कि अकाउंट्स को आप अक्रूवल बेस पे बनाइए, और फिर बोलता है कंसिस्टेंसी के बारे में। तो इतना लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में ओवरऑल कंसिडरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो उसके लिए बोलता है कि आपको ये 3 चीज़ें हमेशा लिखनी है, नेम, पीरियड और करेंसी आपको हमेशा लिखना है। ठीक है। दूसरा, आपको द बैलेंस शीट शैल इंक्लूड मिनिमम लाइन आइटम। मिनिमम लाइन आइटम वही है जो हमने हमारे स्केड्यूल 3 में गिवन है। थर्ड चीज़ वो बोलता है P&L कैन बी बेस्ड ऑन, जो P&L है वो कैन बी बेस्ड ऑन हो सकता है नेचर ऑफ आइटम और फंक्शन ऑफ आइटम के। ठीक है। फंक्शन ऑफ आइटम क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, और नेचर ऑफ आइटम जैसे हमें शेड्यूल 3 में गिवन है। ओके। थर्ड, OCI हमेशा पार्ट ऑफ PL रहेगा। और लास्ट, सोकी शेल प्रेजेंट फॉलोइंग जरूर आनी चाहिए सोकी के अंदर। वो इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ इक्विटी। अब एक चीज़ और जो उस पर क्वेश्चन भी है हमारे उसमें, वो है कि कौन से आइटम्स हैं जो PL में डिस्क्लोज होते हैं सेपरेटली। तो उसमें से हमारे पास जो आइटम्स हैं वो हैं, पहला डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, दूसरा लॉस ऑन गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी PPE। ठीक है। थर्ड है हमारा गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला है हमारे पास रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। अगला है गेन और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगला है लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस। और फिर लास्ट है हमारा रेट्रो लॉ एप्लीकेशंस। इसको याद करके जाना है। यस। नाउ नेक्स्ट है करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्या है बेसिस फॉर रिपोर्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी, हमारे पास कौन कौन से हैं? या तो हम करंट नॉन करंट करके दिखा सकते हैं, या फिर हम ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इसमें दिखा सकते हैं। पर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है वो शेड्यूल 3 मना करता है। ठीक है। इसलिए हमसे फॉलो नहीं करते। अब करंट और नॉन करंट किस बेस पे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 2 बेस पे, या तो टाइम के बेस पे या तो ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल होता है पीरियड ऑफ जब हमने मशीन कुछ खरीदा है, एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री टू पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन। तो पेमेंट जब रियलाइज होगी उस दिन तक। आज जब हमने खरीदा है माल इन्वेंट्री, और जब उसकी रिकवरी होगी हमारे कस्टमर से, तो इस पूरे टाइम को बीच के टाइम को कहते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। और इसमें हमें माइनस नहीं करना। क्या नहीं करना? अगर हमें कोई क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है तो उसको माइनस नहीं करना है। ठीक है। उसको कंसिडर नहीं करना है। इफ पीरियड इज नॉट आइडेंटिफेबल, और पीरियड आइडेंटिफेबल ना हो तो आपको 12 मंथ्स मानने हैं। इफ मल्टीपल बिजनेस देन नीड टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच बिजनेस सेपरेटली। अगर आपके मल्टीपल बिजनेस हैं तो सबके लिए ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट आपको ढूंढनी होगी। उसके बाद हमारा अगला बोलता है कि अगर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी अगर वो 12 महीने से ज़्यादा की हैं, अगर ऑपरेटिंग साइकिल उस पर कर रहे हैं हम, और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने ज़्यादा का आ गया, तो हमें क्या करना होगा? तो हम इसका ध्यान रखना होगा कि हमें जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है उनको 12 महीने और 12 महीने, जो करंट एसेट लाइबिलिटी 12 महीने में रिलाइज होंगे और जो 12 महीने के बाद रिलाइज होंगे, उन दोनों को अलग करके दिखाना होगा। ओके। करंट एसेट्स को जो, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है तो फिर दिखाओ 12 महीने में कितने रिलाइज होने वाले हैं और 12 महीने के बाद कौन से रिलाइज होने वाले हैं। ठीक है। DT और DTL हमेशा नॉन करंट होते हैं। और अब हम आगे करंट एसेट पे। तो करंट एसेट क्या क्या है, कंडीशन क्या है? तो उसका हमारा पहला है, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं तो वो हमेशा ही करंट एसेट माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा एसेट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड सेल कंज्यूम विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये भी हमेशा करंट एसेट माने जाएंगे। एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हमेशा करंट एसेट माने जाएंगे। एसेट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स हमेशा करंट एसेट माने जाएंगे। तो सबसे आसान क्या है? सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद क्या है हमारा एसेट जो 12 महीने रियलाइज हो जाए।
एसेट जो ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ हो जाए, रियलाइज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, या फिर एसेट जो हमने होल्ड कर रखे हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी कंडीशन फॉर लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के लिए भी सेम ही है, लाइबिलिटीज़ जो ड्यू टू बी सेटल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, लाइबिलिटी जो हेल्ड इन ट्रेडिंग के लिए, लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। ये अब हमारा क्या है, अगला अगला इसमें सिर्फ अलग है, इसमें कैश एंड एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था, यहाँ पर है एंटी डजंट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर लायबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम अभी देखेंगे नीचे हमारे पास एक अच्छा सा दो कंडीशंस हैं, उसमें पता लगेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब क्या है, कभी कभार क्या होता है, एंटिटी एक ब्रीच कर देती है कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। अगर ब्रीच कर देती है तो एंटिटी को क्या करना पड़ता है, तो वो जो लोन होता है वो हमारा करंट बन जाता है कि अब हमें पे करना होगा अगर ब्रीच होगी कंडीशन तो, ठीक है। पर अगर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता था, इसलिए ये कार्व आउट है कि हमारे इंडिया को अडॉप्ट कर समय ये उन्होंने मान लिया कि अगर बैलेंस शीट अप्रूवल डेट तक भी लेंडर मान गया कि अच्छा मैं तुम्हारी गलती माफ़ करता हूँ, तो हम उसको नॉन करंट ही रहने देंगे, ठीक है। और अगर लेंडर ने बैलेंस शीट डेट तक हमें वो दे दिया कि 12 महीने में, 12 महीने या उससे ज़्यादा का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ये गलती सुधारने का, रेक्टिफाई करने का ब्रीच को, तो भी हम उसे नॉन करंट मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में कई बार बोलते हैं कि ब्रीच हुआ नहीं है उससे पहले, तो ये याद रखना है हमें, ये क्लॉजेस तभी लगते हैं जब ब्रीच हो जाता है, अगर ब्रीच ही नहीं हुआ तो ये क्लॉजेस नहीं लगेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, हमारे पास है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, एडवांसेस, ये सब हमेशा ही मानने हैं करंट। उसके बाद हमारा क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर लोन विच बिकम ड्यू टू पेड विद इन 12 मंथ ऑफ रिपोर्टिंग डेट करंट होता है, पर अगर आपका एग्रीमेंट है कि आप रोल ओवर कर सकते हो फाइनेंस, ठीक है, और आप फैसिलिटी को मोर देन, आप रोल ओवर करने जा रहे हो, आप रीफाइनेंस करने जा रहे हो सेम फैसिलिटी फॉर 12 बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि 31 मार्च से पहले आपने बात कर ली है कि आप रोल ओवर फाइनेंस करोगे, रीफाइनेंस कर रहे हो उसको, तो आप उसको फिर नॉन करंट ही मान सकते हो। और अगर या फिर आपके पास बैलेंस शीट डेट पे आपके पास क्या है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास डिस्क्रिशन भी है और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि आप इसको रोल ओवर करोगे या आप इस लोन को आगे बढ़ाओगे, तो ये आप नॉन करंट मान सकते हो, ओके। इसमें लास्ट चीज़ जो बचती है हमारी वो है कैपिटल एडवांसेस आर ऑलवेज नॉन करंट, ये भी क्वेश्चन में है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा ज़रूरी हैं थोड़े से ध्यान रखना, तो उसमें से इस क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट, इज इज मैंडेटरी टू ऐड वर्ड स्टैंड अलोन बिफोर ईच कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका आंसर है नो, ओके। उसके बाद हमारा 26 क्वेश्चन में जो मुझे अच्छा लगा था वो लगा है कि आपको इनकम टैक्स रिसीवेबल के लिए बोथ है कि ये करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि रियलाइज कब तक होंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 करोड़ वाला एक केस था, इसमें भी यही है कि हमारे एक नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस में 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, उनमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 करोड़ का मांगा, 3 करोड़ रिसीव फ्रॉम एक्स लिमिटेड एंड 1 करोड़ रिसीव फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट था, दे आर रिपेबल ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैंसल विद इन टर्म्स ऑफ 18 मंथ्स। तो इसमें क्या था, क्या मैनेजमेंट क्या करोगे, तो इसमें हमने बोला था कि जो डिपॉजिट है वो करंट लायबिलिटी ही होगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने पैसे वापस मांग लिए तो एंटिटी के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसे 12 मंथ से ज़्यादा के लिए डिनाई कर सकें, राइट। बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा इसमें क्वेश्चन था, इसमें गोल्ड लिख रखा है हमने, वो है कि कंपनी प्लान कर रही है टू रिप्लेस अ मशीनरी एंड इट हैज़ एडवांस ऑफ 1 करोड़ फॉर परचेज, और मैंने इसीलिए बताया था कैपिटल जो हमारे वो होते हैं कैपिटल एडवांसेस वो हमेशा ये नॉन करंट होते हैं, इसी क्वेश्चन से आया था वो। और जो उन्होंने कर ओल्ड मशीनरी 0.5 की बेची है वो करंट रहेगी, क्योंकि उसकी रिकवरी 10 मंथ्स के अंदर होगी। इस क्वेश्चन में हमें पीरियड गिवन था 15 मंथ्स ऑपरेटिंग पीरियड, राइट, ओके। और हमारा अब ये बचा है ऊपर वाला एक, इसमें क्या लिखा है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडी विच इज रिम्बर्स्ड बाय सब्सिडी वेदर इन सेपरेट बुक्स ऑफ द होल्डिंग, द एक्सपेंडिचर रिलेटेड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस कैन बी ऑफसेट। तो इसमें क्या है कि अगर हमारी सब्सिडरी के लिए होल्डिंग ने कुछ पैसे खर्च किए थे और सब्सिडरी ने वापस कर दिए वो इन द रिम्बर्समेंट, तो ये दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं।
ये हो गया हमारा पूरा इंडेस वन कंप्लीट। थैंक यू।